अमरावती में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपनी विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर छतरी मोर्चा निकाला। इस दौरान आंगनवाड़ी सेविकाओं ने मानधन बढ़ाने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की मांग की। महाराष्ट्र में एकीकृत बाल विकास योजना में 2 लाख महिला कर्मचारियों के साथ करीब 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1 लाख सहायिकाएं मिलकर काम कर रही हैं। इन कर्मचारियों के पास सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक काम है, लेकिन इन कर्मचारियों को सरकारी सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। इसीलिए आंगनवाड़ी सेविकाओं लंबे समय से अपना मानधन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। कम वेतन से इन कर्मचारियों के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बढ़ती महंगाई के बीच इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मानधन बढ़ाने और अन्य सुविधाओं की मांग करते हुए अमरावती में जिलाधिकारी कार्यालय पर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने छतरी मोर्चा निकाला। अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने जाने से पहले वो 101 बार हनुमान चालीसा पढ़कर गए। इस बार राज्यसभा में महाराष्ट्र से 6 सदस्य चुनकर जा रही हैं। इनमें एक अमरावती जिले के भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे भी है। शुक्रवार को राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में राज्य के सभी विधायकों ने अपना मतदान किया। बडनेरा के विधायक रवि राणा भी मतदान के लिए मुंबई पहुंचे थे। मतदान के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने निवास स्थान पर 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। मृग नक्षत्र के शुरू होने के साथ ही अमरावती जिले में बारिश और तेज आंधी तूफान का सिलसिला जारी है। बुधवार के बाद गुरुवार की शाम भी अमरावती जिले में बारिश हुई। मानसून पूर्व इस बारिश और आंधी से धामनगांव रेलवे तहसील में कई जगह नुकसान भी हुआ है। अमरावती जिले में गुरुवार को कई जगह मानसून बारिश हुई। वैसे ज्यादातर जगह तो तेज हवा चलने से काफी नुकसान भी हुआ है। धामनगांव रेलवे तहसील के अंजन सिंगी में गुरुवार की शाम मानसून पूर्व बारिश हुई। चांदूर रेलवे भातकुली और अचलपुर तहसील में भी बारिश के साथ ही तेज आंधी उठने से मौसम अचानक से बदल गया। वैसे बादल ने जैसा माहौल बनाया था उसके अनुसार तो बारिश नहीं हुई, लेकिन हल्की बारिश से भी लोगों को झुलसने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश के बाद किसानों को अभी से बुआई नहीं करने की सलाह दी है, क्योंकि अभी मानसून के आने में थोड़ा समय है और जल्दबाजी करने से किसानों को नुकसान हो सकता है। दो सप्ताह के बाद राज्य में स्कूल खुलने वाले हैं। शिक्षक और छात्र अपनी अपनी तैयारी भी करने लगे हैं, लेकिन अमरावती जिले के चिखलदरा तहसील के काला पांढरी गांव के सरकारी स्कूल जर्जर हो चुके हैं, जिससे यहां बच्चों की पढ़ाई करना जान को जोखिम में डालने के समान है। कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे समय तक स्कूल बंद रहा है। ऐसे में अब छात्रों को स्कूल खुलने का इंतजार है। वैसे गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद अगले 2 सप्ताह में स्कूल खुलने वाला है, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन काफी समय तक स्कूल बंद रहने से कई स्कूलों की दुर्दशा हो गई है। कुछ ऐसे ही हाल चिखलदरा तहसील के काला पांढरी गांव के सरकारी स्कूल का भी है। 6 मई को आए आंधी तूफान में इस स्कूल की छत उड़ गई, लेकिन उसके बाद स्कूल की मरम्मत नहीं की गई, जिससे इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहां बैठकर पढ़ाई करना संभव नहीं है। अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार को अमरावती में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक बार फिर से राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। शुक्रवार को अमरावती में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। काफी समय बाद अमरावती में कोरोना के मरीज मिलने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। साथ ही नागरिकों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। वही अच्छी बात यह है कि इन नए संक्रमितों में सभी होम आइसोलेशन में ही है। अमरावती जिले के धारिणी तहसील में ताप्ती नदी पर बने पुल पर अचानक से मिट्टी का ढेर ढह गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है।
धारनी से 25 किलोमीटर की दूरी पर सातोड़ निवासी 40 वर्षीय राजकुमार सालिकराम अपनी बाइक लेकर सातोड़ से गोंधड़ी जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में वो सोपाराम को साथ लेकर आगे जा रहा था। तभी ताप्ती नदी पर बने पुल को पार करने के दौरान ही अचानक से ऊंची मिट्टी का ढेर धंस गया और दोनों पर आ गिरा, जिससे दोनों उस मिट्टी के नीचे पूरी तरह से दब गए। घटना के बारे में जब आसपास के लोगों को पता चला तो वो मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन लोगों के लिए मिट्टी की ढेर को हटाना संभव नहीं था। बाद में पुलिस की मदद से मिट्टी हटाई गई, लेकिन तब तक राजकुमार की मौत हो चुकी थी। लेकिन सोपाराम को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरावती शहर के साईनगर से गांधी चौक मार्ग पर बड़े गड्ढे की वजह से हादसे का डर बना रहता है। इसीलिए इन गड्ढों को ढकने की मांग करते हुए पूर्व सभापति मिलिंद बांबल ने मनपा उपायुक्त को निवेदन सौंपा। सड़क के पास बड़े गड्ढे होने से हादसे का डर रहता है, इसीलिए गड्ढे को ढक दिया जाता है। लेकिन अमरावती में साईनगर से गांधी चौक मार्ग पर गली नंबर 3 के टर्निंग के पास बड़े से गड्ढे का कवर टूट गया है और किसी का ध्यान नहीं होने से यहां बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर बरसात के मौसम में तेज बारिश होने के बाद तो यहां कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए गड्ढे को ढकने की मांग करते हुए पूर्व स्थायी समिति सभापति मिलिंद बांबल मनपा आयुक्त सुरेश पाटिल को निवेदन सौंपे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के 401 नए आरक्षियों का नागपुर में 44 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट का आयोजन किया गया। नागपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में आरक्षियों ने शपथ ग्रहण करने के बाद पासिंग आउट परेड भी किया। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नए आरक्षियों को मेडल प्रदान कर उनका सत्कार भी किया गया। प्रशिक्षण से नए आरक्षियों को कार्यकुशल बनाया जाता है ताकि उन्हें देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में शामिल कर मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत योद्धा बनाया जा सके। 44 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद ये सभी जवान आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने और तैनाती के विभिन्न क्षेत्रों में बल के मिशन को पूरा करने में सक्षम बनकर तैयार हुए हैं। शुक्रवार को नागपुर में सीआरपीएफ के 401 नए आरक्षियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ पश्चिमी सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक रणदीप दत्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे और उन्होंने परेड की समीक्षा की। इस दौरान सीआरपीएफ नागपुर केंद्र के डीआईजीपी पीआर जाम्भुलकर ने मुख्य अतिथि और आमंत्रित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को ट्रॉफियां प्रदान की गई। ऑलराउंड बेस्ट ट्रॉफी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए महाराष्ट्र के कांस्टेबल राहुल बड़वाइक को मिली, जबकि निखिल इंगले, सागर इंगले, विशाल गिरे, अंकुश पवार, जयराम जगदाले और नरेश मेंढे को भी ट्रॉफी प्रदान की गई। कहना चाहूँगा, इन्होंने एमए इंग्लिश और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। इस दौरान सीआरपीएफ पश्चिमी सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक रणदीप दत्ता ने सीआरपीएफ परिवार में शामिल नए जवानों का स्वागत करते हुए उन्हें भारत के संविधान की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने की शुभकामनाएं दी। दौरान उन्होंने सीआरपीएफ के कार्यों के बारे में भी बताया। कितने परिवार वाले हैं? कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पर।
और सब महाराष्ट्र वाले हैं। हर परिवार से 5-5, 10-10 सदस्य आए हैं, जो ये 400 हैं। तो 4 अगर 5 के हिसाब से भी लगाए 2000 के करीब तो परिवार के सदस्य आ रखे हैं। मैं प्रशांत जमोलकर, सुभाष, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को संभाला, इतने हफ्ते की ट्रेनिंग दी है, इनका भी बहुत बड़ा, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे महाराष्ट्र के लड़कों को ट्रेन किया है जो CRPF में शामिल हो गए हैं। अब ये पूरे देश में नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में, आपके J&K में, नॉर्थ ईस्ट में ये अपना योगदान देंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। नई दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन के लिए चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर से सागवन की लकड़ी खरीदी जा रही है। ग्लोरी ऑफ फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध बल्लारपुर की लकड़ी से संसद भवन को सजाया जाएगा। देश में निर्माणाधीन नए संसद भवन की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए विदर्भ के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर के सागवान इस्तेमाल किया जाने वाला है। सड़क निर्माण में बने विश्व रिकॉर्ड के बाद ये एक और ऐसी खबर है जो विदर्भ को गर्व का एहसास कराती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश की राजधानी नई दिल्ली में मौजूदा संसद भवन के पास ही नए संसद भवन तैयार हो रहा है। दावा है कि देश का नया संसद भवन देश की सांस्कृतिक विरासत को समेटा हुआ रहेगा और इस विरासत में विदर्भ का भी हिस्सा होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इसमें इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर और आकर्षण कलाकृतियों का इस्तेमाल जिन लकड़ियों से होगा वह ग्लोरी ऑफ फॉरेस्ट के नाम से मशहूर बल्लारपुर के जंगल में निर्मित सागवान की लकड़ियों से होगा। इस निर्माण कार्य को हर रही टाटा समूह की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वन विकास महामंडल बल्लारपुर डिपो से लकड़ी खरीदने का निश्चय किया है और अब तक 300 घनमीटर लकड़ी खरीदी जा चुकी है। सेंट्रल विस्टा की इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करने वाली मुंबई की कंपनी नारसी इंटीरियर से सागवान की लकड़ी की खरीदारी की है और आगे भी लकड़ी खरीदने की मांग की गई है। वन विकास महामंडल का बल्लारपुर लकड़ी डिपो की ख्याति विश्व भर में है और दुनिया के कई देशों में यहां से लकड़ी की खरीदारी होती है। बीते वर्ष ही अकेले इस डिपो से 300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और फिलहाल 2 दिन में ही डिपो से 22 करोड़ की सागवान लकड़ी की बिक्री हुई है। वर्ष 2022-2023 में अब तक 165 करोड़ की सागवान लकड़ियों की बिक्री हो चुकी है। महामंडल राज्य सरकार के अंगीकृत लकड़ियों के व्यवसाय का केंद्र है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए फाइनल फिलिंग दर्जे का सागवान बेचा गया है। असफलताओं को हराकर बार बार प्रयास करते हुए ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। इस बार तो नागपुर के रोहन उइके ने साबित कर दिया है। 12वीं की परीक्षा में 12 बार फेल होने के बाद भी रोहन ने हार नहीं मानी और आखिरकार इस बार वो 12वीं पास हो गया। रोहन का ये लगन और जिद हर एक विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक है। रोहन उके के 12वीं पास होने से न सिर्फ रोहन बल्कि उसके सभी दोस्त भी काफी खुश है। परीक्षा पास होने की खुशी क्या होती है ये रोहन से बेहतर और कौन समझ सकता है। रोहन 12वीं की परीक्षा में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 12 बार फेल हुआ और उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारा और इसके बाद भी उसने 12वीं की परीक्षा दी थी। आखिरकार इस बार वो 12वीं में पास हो गया। नागपुर जिले के कामठी के हमालपुरा में रहने वाले रोहन के पिता की कई साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी मां और भाई बहन के साथ रहता है। आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 2016 में रोहन ने कॉमर्स से 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन वो कुछ पेपर में फेल हो गया, जिस कारण वो पिछले 6 साल से लगातार परीक्षा दे रहा था। आखिर में इस बार वो इंग्लिश के पेपर में भी पास हो गया और अब 12वीं पास कर चुका है। जब मैं फेल होता बहुत निराश था और दूसरी बात मुझे वो टेंशन था कि मुझे लोग क्या बोलेंगे। मेरे दोस्तों कई साल एक साथ के पास हो गए थे, उस कारण मैंने फॉर्म भरना कंटिन्यू जारी रखा। उस कारण मुझे पास होने की बहुत इच्छा थी, बट मुझे अपने को पूरा भरोसा कि मैं पास कर सकता हूँ। लेकिन कुछ कारण मैं पढ़ाई के कारण पढ़ाई नहीं होती थी, काम की जिम्मेदारी थी, घर की परिस्थिति भी खराब थी, उस कारण मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता था। लेकिन मैं अपने आप को हार नहीं मान में जाता था, मैं फॉर्म भरता रहा। इस कारण मुझे मालूम था कि मैं पास कर सकता हूँ, तो मैं फॉर्म भरता था। अभी मुझे आज और पढ़ना है, अपने घर की जिम्मेदारी को और संभालना है, उनको मैं अच्छी आराम दे सकूँ, उनका जो भी सपनों को पूरे कर सकूँ, उनके लिए मुझे और बहुत कुछ करना है।
वैसे रोहन एक बैंक में काम भी करता है, लेकिन उसमें हार नहीं मानने की जिद कुछ इस तरह की है कि बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करने से पीछे नहीं हटता और यही प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाई है। मैं तो खुशी से बोल नहीं सकती क्योंकि छोटे बल से इसके पापा नहीं थे और मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिखे कुछ बने, अपने मेहनत पे वो बने। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। अक्सर सुनने को मिलता है कि जीवन में थोड़ी सी असफलता से निराश होकर लोग जिंदगी से ही मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन रोहन ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि असफलता से हार मानकर निराश होना ही सबसे बड़ी हार है। असफलता के बावजूद उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहना ही सफलता तक पहुंचा जा सकता है।